नमस्कार, मैं हूं बालकृष्ण थरेजा। आप देख रहे हैं डेली लाइव। आइए नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। आंगनबाड़ी मानदेय कर्मियों को नियमित कर राज्य कर्मचारी घोषित करने की मांग। अखिल राजस्थान महिला एवं बाल विकास संयुक्त कर्मचारी संघ ने मुख्यमंत्री को भेजा ज्ञापन। गांव जोड़किया के ग्रामीणों ने बिना सर्वे खाद्य सुरक्षा सूची से पात्र लोगों के नाम हटाने का किया विरोध। जिला कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। हीमोफीलिया रोग पीड़ित बच्चों के इलाज की सुविधा में विस्तार की मांग। हीमोफीलिया सोसाइटी ने जिला कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। नैनीताल निवासी एक पीड़ित परिवार ने गांव डबली के कुछ लोगों पर लगाया नाबालिगा को अगवा करने का आरोप। पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंप की कार्रवाई की मांग। सदर पुलिस ने हजारों नशीली गोलियों सहित एक व्यक्ति को किया गिरफ्तार। एनडीपीएस एक्ट के तहत दर्ज किया गया मामला। और अब समाचार विस्तार से। अखिल राजस्थान महिला एवं बाल विकास संयुक्त कर्मचारी संघ ने सोमवार को मुख्यमंत्री के नाम का ज्ञापन जिला कलेक्टर को देकर आंगनबाड़ी मानदेय कर्मियों को नियमित कर राज्य कर्मचारी घोषित करने की मांग की। आंगनबाड़ी कर्मियों को स्थायी करो, स्थायी करो। हम भारत की नारी हैं, फूल नहीं चिंगारी है। हम भारत की नारी हैं, फूल नहीं चिंगारी है। हमारी मांगे पूरी करो। अखिल राजस्थान महिला एवं बाल विकास संयुक्त कर्मचारी संघ ने सोमवार को जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन देकर आंगनबाड़ी मानदेय कर्मियों को नियमित कर राज्य कर्मचारी घोषित करने की मांग की। ज्ञापन में बताया गया कि आंगनबाड़ी कर्मी लंबे समय से पूर्ण मनोयोग से अल्प मानदेय पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। वर्तमान में इस मानदेय पर उन्हें अपना घर चलाना भी मुश्किल हो रहा है। राज्य सरकार ने जन घोषणा पत्र राजस्थान विधानसभा चुनाव 2018 के पैरा नंबर 25 के बिंदु संख्या 5 में आंगनबाड़ी मानदेय कर्मियों सहित राज्य के समस्त संविदा कर्मियों को सम्मिलित करते हुए इन्हें नियमित करने का वायदा किया था, लेकिन अब सरकार अपने वायदे से मुकर रही है। ज्ञापन में आंगनबाड़ी कार्मिकों को नियमित कर राज्य कर्मचारी घोषित करने की मांग की गई है। इस मौके पर यशोदा, सीमा भाटी, किरण, जसपाल, निधि स्वामी, सुनीता चौधरी, दीपिका शर्मा, सुंदर देवी, सरोज, गुरप्रीत कौर सहित अन्य सदस्य मौजूद थे। बड़ी कार्यकर्ता और सहायिका इकट्ठी हुई हैं। कलेक्टर साहब को मुख्यमंत्री जी के नाम से ज्ञापन सौंपा है कि हमें मानदेय कर्मियों को स्थायी किया जाए। और हमसे अशोक जी ने चुनावी चरणों में पहले वायदा किया था, वो हमारा वायदा पूरा किया जाए और ताकि हमारा ये जरूर सुनी जाए। अगर नहीं सुनेंगे तो हम आगे भी आंदोलन जारी है। आज हम सभी आंगनवाड़ी वर्कर्स सहायिकाएँ आज हम स्थायी कर्मी के लिए यहाँ पे सब इकट्ठा हुए हैं। हमने आज कलेक्टर साहब को मुख्यमंत्री के नाम का ज्ञापन दिया है ताकि हमें जो बार बार ये न्यूज़ आ रही है कि सुविधा कर्मियों को स्थायी किया जाएगा अशोक गहलोत जी के द्वारा, तो हम उनको ये बताना चाहते हैं भी हम भी स्थायी कर्मी में सुविधा कर्मियों में हमारा भी नाम आना चाहिए। क्योंकि अशोक गहलोत जी ने चुनावी घोषणा से पहले ये हमें न्यूज़ में ये लिखा हुआ था कि हम आंगनवाड़ी वर्कर्स को स्थायी करवाएंगे। अभी तक उनका कोई ऐसा मैटर आंगनवाड़ी वर्कर्स का कोई सामने नहीं आया जिसमें हमारा नाम हो। हाँ, ओनली सुविधा कर्मियों के बोला जा रहा है कि सुविधा कर्मियों को स्थायी किया जाएगा, जिसमें बीडी कला जी और डोटासरा ये मीटिंग ले रहे हैं। महिला बाल विकास की मंत्री है जो ममता भूपेश, वो भी इस मीटिंग में शामिल हो रहे हैं। हम तो बस इसी ज्ञापन को लेकर आज इकट्ठा हुए हैं कि हमें स्थायी कर्मी का दर्जा दिया जाए। क्योंकि 25-25 साल से महिलाएं इसमें काम कर रही हैं, उनको ना तो कोई पेंशन का कुछ अभी तक सोचा है सरकार ने, और जो महिलाएं रिटायरमेंट हो रही है उनको जो हर 6 महीने के बाद में जो 600 रुपये या 700 रुपये कट रहे हैं, उनका भी अभी तक कोई ब्यौरा नहीं दिया गया है। ना हमारे पास में उसका कोई अभी स्थायी रूप से कोई लेटर है या कुछ भी है। तो हमें जोर दिया जा रहा है कि आप ये करो वो करो, हर विभाग से जोड़ रखा है, जो भी काम आता है हम लोगों को आगे कर दिया जाता है, पर स्थायी कर्मी का कोई अभी तक कहीं भी हमारा नाम नहीं आ रहा है। इसलिए सरकार से दरख्वास्त है कि हमें भी सुविधा कर्मियों में हमारा नाम जोड़ा जाए और स्थायी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए। गांव जोड़किया के ग्रामीणों ने बिना सर्वे पात्र लोगों के खाद्य सुरक्षा सूची से नाम हटाने के विरोध में जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। खाद्य सुरक्षा सूची से हटाए गए नाम पुनः जुड़वाने की मांग को लेकर सोमवार को ग्राम पंचायत जोड़किया के ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। प्रतिनिधिमंडल में शामिल ग्रामीणों ने बताया कि गांव जोड़किया में खाद्य सुरक्षा में जुड़े हुए बीपीएल व सीमांत किसान जिनके संयुक्त खाते में 5 से 7 बीघा कृषि भूमि आती है, उनके नाम खाद्य सुरक्षा सूची से हटा दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि कोरोना काल में सरकार एक तरफ तो संवेदनशीलता दिखाते हुए
हुए किसी भी गरीब को भूखा नहीं रहने देने का वायदा कर रही है, तो दूसरी तरफ बिना किसी सर्वे के गलत तरीके से पात्र लोगों के नाम खाद्य सुरक्षा सूची से हटाए जा रहे हैं। ज्ञापन में जोड़किया में दोबारा सर्वे करवाकर खाद्य सुरक्षा सूची में काटे गए नाम पुनः जोड़ने की मांग की गई है। इस दौरान बहादुराम, रामेश्वर लाल, बलराम, जगदीश, सईराम, मुमताज, परवीन गोदारा, राकेश कुमार, शिशपाल, कृष्ण सिंह, हरमनदीप, अंग्रेज सिंह, सुनील कुमार सहित अन्य ग्रामीण मौजूद रहे। जो पिछले दिनों एक सरकार की तरफ से एक सर्वे हुआ था, जिसके अंदर था कि जो खाद्य सुरक्षा कानून के तहत अपात्र परिवार है उनका नाम सूची से हटाया जाए। उस जो सर्वे हुआ था उनमें से सरकार का मापदंड था कि जो 4 बीघा से ऊपर जमीन है उनका नाम भी हटाया जाए। लेकिन जब सर्वे किया गया तब संयुक्त परिवार था जिनका विरासत इंतकाल नहीं चढ़ा हुआ था, 5 बीघा का मालिक था, उसके बड़ा परिवार था, 4-5 बेटे थे, उसके पोते थे, उनका नाम भी सूची से हटा दिया गया। जबकि नियमानुसार या संवैधानिक तरीके से उनसे वारिसनामा लिया जाता और ये तथ्य तय हो जाता है कि हाँ, इस परिवार के पास वारिसनामा लेने के बाद में लास्ट जो इंतकाल इसके नाम चढ़ता वो 4 बीघा से ऊपर है तो काट दिया जाता, तो हमें दुख नहीं होता। लेकिन ऐसे परिवार जिनके नाम से आधा बीघा जमीन एक क्यारा आता है उनका भी नाम काट दिया गया। तो हम अभी एसडीएम साहब से मिले हैं, उनको हमने ज्ञापन दिया है और वो सूची दी है जिनका नाम कर दिया गया। तो एसडीएम साहब ने बोला है कि हम जांच रिपोर्ट दोबारा करवा देंगे। हमें एसडीएम साहब की न्याय प्रणाली पर भरोसा है और हम उम्मीद करते हैं हमें न्याय मिलेगा। अगर न्याय नहीं मिलेगा तो आंदोलन का रास्ता अख्तियार करेंगे। जिला अस्पताल में हीमोफीलिया रोग से पीड़ित बच्चों के इलाज की सुविधा में विस्तार की मांग को लेकर बीकानेर हीमोफीलिया सोसाइटी सदस्यों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। हीमोफीलिया सोसाइटी बीकानेर ने सोमवार को चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी एवं जिला कलेक्टर को हीमोफीलिया रोग से पीड़ित बच्चों की भर्ती व्यवस्था राजकीय अस्पताल में ग्राउंड फ्लोर पर करने, प्रोफिलैक्सिस ट्रीटमेंट जिला अस्पताल में आरंभ करने व रिकॉम्बिनेंट फैक्टर उपलब्ध करवाने की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया गया कि वर्तमान में जिला अस्पताल टाउन में 1 से 14 वर्ष तक के बच्चों के इलाज संबंधित भर्ती व्यवस्था 3री मंजिल के वार्ड में की गई है। उन्होंने बताया कि हीमोफीलिया रोग से ग्रस्त बच्चों को 3री मंजिल पर जाकर इलाज करवाना पड़ रहा है, जिससे मरीज के घुटनों में सूजन आने से ऊपर आना जाना अत्यधिक परेशानीदायक हो रहा है। ज्ञापन के अनुसार जब दर्द सहित सूजन आती होती है तब समतल जगह पर चलना भी मुश्किल हो जाता है। ऐसी स्थिति में 3री मंजिल पर इलाज कराना बिल्कुल असंभव है। उन्होंने बताया कि जिला अस्पताल में लिफ्ट की भी सुविधा नहीं है। साथ ही हीमोफीलिया रोग से प्रभावित मरीजों को दर्द सहित सूजन व विकलांगता से बचाने के लिए प्रोफिलैक्सिस ट्रीटमेंट की सुविधा राजकीय चिकित्सालय में दी जानी चाहिए। ज्ञापन के माध्यम से उन्होंने बताया कि वर्तमान में राजस्थान के अन्य जिलों के अस्पतालों में रिकॉम्बिनेंट इंजेक्शन फैक्टर 8, फैक्टर 9 उपलब्ध है, जबकि हनुमानगढ़ के जिला अस्पताल में रिकॉम्बिनेंट फैक्टर नहीं आए हैं। उन्होंने हनुमानगढ़ जिला अस्पताल में रिकॉम्बिनेंट इंजेक्शन उपलब्ध करवाए जाने तथा रोगियों को अन्य सुविधाएं देने की मांग की है। ज्ञापन देने वालों में देवीलाल पारिक, वीना गोयल तथा शिवम गोयल उपस्थित रहे। जिला कलेक्टर मोदी से मिलने आए हैं। रिकॉम्बिनेंट फैक्टर हीमोफीलिया रोगियों के लिए रिकॉम्बिनेंट फैक्टर अभी आवंटन हुए हैं। हम चाहते हैं कि हनुमानगढ़ जिले की जिला अस्पताल में रिकॉम्बिनेंट फैक्टर उपलब्ध हो। दूसरा हम ये बता रहे हैं कि हीमोफीलिया रोगियों के लिए जिला अस्पताल में 3री मंजिल पर व्यवस्था की है भर्ती के लिए, जबकि हीमोफीलिया रोगियों के जॉइंटों की सूजन होती है, भयंकर दर्द होता है, वो भूतल पर भी इलाज कराने में बड़ी प्रॉब्लम आती है, तो 3रे तल्ले पर इलाज करना बड़ा मुश्किल हो रहा है। इसलिए हम जिला कलेक्टर महोदय से निवेदन करने आए हैं कि 3री मंजिल पर जिला अस्पताल हनुमानगढ़ में जो इलाज हो रहा है वो भूतल पर या पहले जो व्यवस्था थी उसी प्रकार नीचे के भवन के अंदर इलाज की व्यवस्था हो। नैनीताल के गांव रामनगर निवासी एक पीड़ित परिवार ने डबली रोही के कुछ लोगों पर उसकी नाबालिग बेटी को अगवा करने का आरोप लगाते हुए पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा। जिला नैनीताल के गांव रामनगर से एक परिवार ने हनुमानगढ़ जिला पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन देकर नाबालिग पीड़िता की बरामदगी करवाने की मांग की है। ज्ञापन में नाबालिग पीड़िता के भाई ने बताया कि उसकी बहन 16 सितंबर को जिला नैनीताल के गांव रामनगर में खेत से घास लेने गई थी। इस दौरान जिला हनुमानगढ़ के गांव डबली के निवासी कुछ लोगों ने उसे नशा खिलाकर अगवा कर लिया। पीड़िता के भाई ने बताया कि इस दौरान उसकी अगवा की गई नाबालिग बहन का फोन भी आया था और उसने बताया कि उसे गाँव डबली ठान के उक्त आरोपियों ने बंधक बना रखा है। ज्ञापन में अतिशीघ्र नाबालिगा को बरामद कर मुलजिमों को गिरफ्तार करने की मांग की गई है। ये मूवी डाली थी चक के लिया मेरा जीजा ते पता नहीं नशा नुशा खवाया ना की खवाया, चक के लिया थे डबली ते हुण बंदी बना के रखते हैं। साडी ये मांग है भी साडे सामने एक बार पेश करी जाए। सदर पुलिस ने 1000 नशीली गोलियों सहित गांव धोलीपाल निवासी एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। आरोपी के खिलाफ NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है।
सदर पुलिस ने 1000 नशीली टेबलेट सहित एक युवक को गिरफ्तार किया है। आरोपी के खिलाफ NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार थाना में जरिए फोन मुखबिर से सूचना मिली कि गांव धोलीपाल रोही में नशे की खेप लाई जा रही है। सूचना के आधार पर MM नहर पुलिया पर संदेह के आधार पर एक युवक को रोककर तलाशी ली तो उसके कब्जे से 5 डिब्बों में रेंटेक SR की 1000 टेबलेट बरामद हुई। आरोपी की पहचान गाँव धोलीपाल निवासी सुरेंद्र पुत्र देवीलाल के रूप में हुई है। नशीले कैप्सूल की खरीद फरोख्त को लेकर आरोपी से गहन पूछताछ की जा रही है। मामले की जाँच गोलूवाला थाना प्रभारी भीषण सहाय कर रहे हैं। 77 नंबर मुकदमा सदर थाने में NDPS का दर्ज हुआ है। इसमें लालचंद जी खानदार की हैं, उन्होंने जब्त किए थे 1000 कैप्सूल। मुलजिम सुरेंद्र कुमार है नाथवाड़ा, इसकी तफ्तीश मेरे द्वारा की जाएगी। और अब ये किससे लेके आ रहा था, किस किस को बेचने थे, इसके बारे में गहनता से अनुसंधान किया जाए। विभिन्न मांगों को लेकर प्रगतिशील राजस्थान शिक्षक संघ के पदाधिकारियों ने सोमवार को मुख्यमंत्री के नाम का ज्ञापन जिला कलेक्टर को सौंपा। प्रगतिशील राजस्थान शिक्षक संघ के पदाधिकारियों ने सोमवार को विभिन्न मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम का ज्ञापन जिला कलेक्टर को सौंपा। ज्ञापन में कहा गया है कि वन नेशन वन राशन कार्ड में सीडिंग का काम शिक्षकों से करवाया जा रहा है, जबकि उक्त कार्य पंचायत सहायकों में अन्य कार्मिकों का है। उन्होंने कहा कि 2017-18 एवं शिक्षक भर्ती 2012 में रिवाइज रिजल्ट में नियुक्त शिक्षक एवं स्थायीकरण से वंचित शिक्षकों का स्थायीकरण जिला परिषद में प्रशासक व्यवस्था के चलते नहीं हो पा रहा। VO और BDO कार्यालयों में कार्य की अधिकता के चलते ग्रीष्मावकाश के दौरान शिक्षकों को आदेश जारी कर कार्य संपादन हेतु प्रतिनियुक्त किया गया था, जिनके उपार्जित अवकाशों को काटा जा रहा है। शिक्षक संघ के पदाधिकारियों ने उक्त समस्याओं के निराकरण की मांग की है। प्रगतिशील राजस्थान शिक्षक संघ के पदाधिकारियों ने बताया कि इस संदर्भ में पूर्व में भी कई बार जनप्रतिनिधियों और प्रशासनिक अधिकारियों को अवगत करवाया जा चुका है, लेकिन लगातार उनकी मांगों की अनदेखी की जा रही है। संघ पदाधिकारियों ने उक्त समस्याओं के जल्द से जल्द निराकरण की मांग की है। आज राजस्थान शिक्षक संघ प्रगतिशील ने प्रदेश व्यापी आह्वान पर वन नेशन वन राशन कार्ड की जो स्कीम है, उसमें राजस्थान के BLO को राशन कार्ड सीडिंग, आधार सीडिंग का काम 30 अक्टूबर तक करने के लिए जो अधिकृत राजस्थान सरकार ने किया है, और उसमें भी विभाग को राजस्थान के प्रशासनिक अधिकारियों ने गुमराह किया है। माननीय मुख्यमंत्री को गुमराह किया है, शिक्षा मंत्री महोदय को गुमराह किया जा रहा है। तो उसमें 80% शिक्षक होते हुए भी शिक्षक का क्या है कि ये गैर कानूनी काम है। शिक्षक कोई राशन कार्ड सीडिंग का काम नहीं करता। हमारी मुख्य मांग ये है, 2012, 17, 18 में जो हमारे पंचायत राज के शिक्षक हैं, जैसे मैं हनुमानगढ़ की बात करूं, अभी हम क्या है कि DO एलिमेंट्री में जाके आए हैं, इस मुरली महकमे में बैठने वाले कर्मचारी ये कतई नहीं देखते कि किसी शिक्षक ने 2 वर्ष सेवा पूरी कर ली, उसका नियमितीकरण करना है, उसका स्थायीकरण करना है, तो भाई आप नौकरी किस बात की ले रहे हो। हम DO साहब को भी अब चैलेंज करके आए हैं कि अगर 2012 और क्या कि 16, 17, 18 तक के शिक्षकों का जो प्रारंभिक शिक्षा के हैं उनका स्थायीकरण नहीं हुआ तो हम आंदोलन करेंगे, हम आपके विरुद्ध बैठेंगे। ये मांग भी हम DO एलिमेंट्री से करके आए। साथ ही कोविड-19 में जिन शिक्षकों की ड्यूटी लगी थी, उन शिक्षकों को उपार्जित अवकाश देने की मांग हम राजस्थान सरकार से। और अभी वक्त है ब्रेक का, हाजिर होता हूँ छोटे से ब्रेक के बाद। यूं तो कई बार मुझे हंसते देखा है, पर ये हंसी कुछ और है। ये गहना मुझ पर जचता है, पर ये महज एक गहना नहीं, ये रूपरेखा है मेरे मन की, हंसती खिलखिलाती लहरों की, जो आतुर थी अब तक मुझ पर सजने को। इसलिए ये गहना ही मेरा सच्चा श्रृंगार है, श्रृंगार है, श्रृंगार है। अरे बबलू, लॉकडाउन खुलते ही टहलने निकल पड़े। महामारी अभी फैली हुई है। सरपंच जी टहलने नहीं, कहाँ पे वापस जा रहे हैं? तुझे डर नहीं लगता वायरस पकड़ लेगा? पहले थोड़ा बहुत डर लगता था, फिर पता चला कि अगर मैंने पूरी सावधानी बरती तो ये बीमारी होने की संभावना कम है। सबसे महत्वपूर्ण है ये मास्क। काम पर मास्क हमेशा पहनूंगा, समय समय पर हाथ धोता रहूंगा
और दूसरों से हर वक्त कम से कम 2 गज की दूरी बनाए रखूंगा। खुद को, दूसरों को और अपने परिवार वालों को भी सुरक्षित रखूंगा। अरे भाई, मेरी जिम्मेदारी बनती है तुझे चेतावनी देना, तो दे दिया। जब देश के मेडिकल और स्वच्छता कर्मचारी रोज कोरोना वायरस से लड़ने का काम कर रहे हैं, तो हमारी भी तो जिम्मेदारी बनती है अपना काम करने की। बबलू, तुझे कुछ हो गया तो? हजारों लोग इस बीमारी को हराकर ठीक हो चुके हैं, और अगर किसी कारण मुझे ये बीमारी हो भी जाए तो सरकार ने अस्पताल में हमारे इलाज के लिए पर्याप्त व्यवस्था कर रखी है। ये घबराने का वक्त नहीं, एक दूसरे का हौसला बढ़ाने का वक्त है। अरे ऐसे क्या देख रहा है? तू काम पे जाएगा, मैं नहीं जाऊंगा, नाक नहीं कट जाएगी मेरी। चलो। मास्क। हाँ, मास्क। अरे नाक तो ढक लो। हाँ। कोरोना वायरस से हमें लड़ाई जारी रखनी पड़ेगी, पर उससे डर कर नहीं, पूरी सावधानी के साथ डट कर चलिए। रुकी जिंदगी को आगे बढ़ाएं, देश को आत्मनिर्भर बनाएं। जय हिंद। ब्रेक के बाद स्वागत है। आइए नजर डालते हैं अगले समाचारों पर। कोरोना से बचाव के लिए सोमवार को पुलिस ने जंक्शन में आमजन को वॉशेबल मास्क वितरित किए। इस दौरान कोरोना की गंभीरता के दृष्टिगत आमजन से समझाइश की गई। जंक्शन थाना स्टाफ ने सोमवार को कोरोना से बचाव के लिए आमजन को वॉशेबल मास्क वितरित किए। पुलिस उप निरीक्षक विशु वर्मा ने बताया कि वर्तमान में कोरोना के बढ़ते मामले चिंता का विषय बने हुए हैं और लोग संक्रमण के खतरे को गंभीरता से नहीं ले रहे। वर्तमान में कोरोना की वैक्सीन नहीं बनी है, ऐसे में मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग ही एकमात्र ऐसा विकल्प है जिससे आप खुद को और अपने परिवार को संक्रमण के खतरे से बचा सकते हैं। इसके लिए पुलिस द्वारा आमजन से समझाइश कर उन्हें कोरोना संक्रमण के बढ़ रहे खतरे के बारे में चेताने का प्रयास किया जा रहा है। इस दौरान जरूरतमंद लोगों को मास्क और सैनिटाइजर का वितरण भी किया जा रहा है। इसी क्रम में सोमवार को पुलिस ने आमजन के साथ समझाइश कर मास्क वितरित किए। कोरोना महामारी आजकल कोरोना महामारी बढ़ रही है, इसलिए लोगों को समझाइश की जा रही है। साथ में पुलिस थाना मार्गदर्शन द्वारा करीब लगभग 200 मास्क वितरण किए जा रहे हैं। गांव धोलीपाल के नजदीक अज्ञात वाहन की टक्कर से एक बाइक सवार की मौत हो गई। पुलिस ने मृतक के शव का पोस्टमार्टम करवा अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ मामला दर्ज किया है। बीती रात गांव धोलीपाल के नजदीक एक बाइक और अज्ञात वाहन की टक्कर में एक युवक की मौत हो गई। सोमवार को पुलिस ने मृतक युवक के शव का पोस्टमार्टम करवा शव परिजनों को सौंप दिया। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार मृतक की पहचान जंक्शन की ITI बस्ती के रहने वाले जगदीश कुमार के रूप में हुई है। 24 वर्षीय जगदीश एक निजी लोन कंपनी में काम करता था। बीती रात वह गाँव धोलीपाल से अपने घर की तरफ जा रहा था। रास्ते में अज्ञात वाहन की टक्कर लगने से वह घायल हो गया। स्थानीय लोगों ने उसे टाउन स्थित जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहाँ इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। मृतक युवक के पिता सवराज सिंह की रिपोर्ट पर जंक्शन थाना में अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। ये गुरदीप सिंह स्नो सवराज सिंह है, ITI बस्ती का रहने वाला है, जो प्राइवेट कंपनी में लोन देते हैं उसमें काम करता था। जो 10:20 को रात्रि को करीब 8:30-9 बजे मानगढ़ आ रहा था, तो धोलीपाड़ के पास अज्ञात वाहन से कोई एक्सीडेंट होना बताया, जिसका आज पोस्टमार्टम उसके पिता आने पर करवाया जा रहा है। पेट में लगी है, आस पर लगी है, 2-3 चोटें लगी हुई है। पोस्टमार्टम करवा चुका, प्रकरण दर्ज हो चुका है, एक्सीडेंट का दर्ज हुआ है और जांच चल रही है। मवेशियों में फैलने वाले विभिन्न रोगों की रोकथाम को लेकर राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम अभियान की शुरुआत की गई है। अभियान के तहत पशुओं का टीकाकरण किया गया। केंद्र सरकार की योजना के तहत सोमवार से जिले भर में राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम अभियान शुरू किया गया है। 25 नवंबर तक चलने वाले अभियान के तहत पशुपालन विभाग की ओर से गाय व भैंस वंशीय पशुओं का FMD टीकाकरण किया जाएगा। अभियान के तहत वैक्सीनेशन के साथ ही पशुओं की टैगिंग भी की जाएगी। सोमवार को टाउन स्थित पशु चिकित्सालय में टीकाकरण अभियान की शुरुआत की गई। इस दौरान पशुओं के FMD वैक्सीन लगाकर उनके कान पर 12 नंबर का टैग लगाया गया। टाउन स्थित राजकीय बहुउद्देशीय पशु चिकित्सालय के उप निदेशक ने बताया कि मुँह पका खुर पका रोग के रोकथाम को लेकर आज से NDCP अभियान शुरू किया गया है, जो 25 नवंबर तक जारी रहेगा। अभियान के दौरान विभाग के LSA व डिप्लोमाधारी LSA और स्कूल कॉलेज कैंप के LSA स्टूडेंट मिलकर कार्य करेंगे। उन्होंने बताया कि अधिकारियों की ओर से अभियान की नियमित मॉनिटरिंग की जाएगी। पूरे इंडिया में केंद्र प्रवृत्ति की योजना के तहत NADP CP कार्यक्रम के अंतर्गत FMD टीकाकरण का कार्यक्रम स्टार्ट हुआ है, जिसमें राजस्थान इसको कवरेज देने जा रहा है।
तो ये केंद्र प्रवर्तित योजना है जिसमें प्रत्येक पशु के 12 डिजिट का एक टैग लगेगा, उसकी वैक्सीन लगेगी, पशु का रजिस्ट्रेशन होगा, जिसमें किसी प्रकार का कोई भी पशु नहीं छूटेगा। जो छोटे पशु है 3 से 4 महीने से 5 महीने के हैं, उनके एक बार अब टीका लगेगा और एक बार उसके 28 दिन बाद बूस्टर डोज लगेगी। और ये टीका का अभियान जो है 12/10 से 25/11 तक चलेगा। इस दौरान सभी पशुओं के ये टीकाकरण कार्यक्रम किया जाना है। और ये बीमारी बहुत घातक है। अगर ये बीमारी पशु की आ जाती है तो पशु दूध सूख जाता है, पशु ग्याप घेर देता है और कई बार पशु की मृत्यु भी हो जाती है, इससे लंगड़ाता तो ही। तो इन चीज़ों से बचने के लिए ये अभियान चलाया गया है, जिसमें 5 साल तक तो टीकाकरण का कार्य होगा इसको रोकथाम का, और उसके बाद में 5 साल नेक्स्ट जो है 30 तक एक प्रोग्राम चलेगा वो इरेडिकेशन के लिए, उन्मूलन के लिए, ताकि बिल्कुल अपने से राजस्थान पूरे इंडिया में से ये बीमारी खत्म हो जाए। ये सभी पशुओं का होगा, आवारा का भी होगा और जो पशु जो लोग घर पे पालते हैं उनका भी होगा, गौशालाओं में होगा, ये सब पशुओं का होगा। ये है कि 12 डिजिट का, इसमें पशु की पूरी डिटेल आएगी, पशुपालक का नाम, पता और पशु की पूरी डिटेल आ जाएगी। तो जिसमें अगर मान लो यहाँ का अगर टैग लगा हुआ है, अगर वो किसी दूसरे राज्य में दूसरी जगह जाता है तो उसको ट्रेस करेंगे, जब उसको पढ़ेंगे तो उसमें उसकी डिटेल आ जाएगी कि वहाँ उस राज्य से वैक्सीनेटेड है या नहीं है। तो ये सारी चीज़ें डिटेल आ जाएगी। महीने में वैक्सीन लगेगी, हर 6 महीने बाद ये अभियान चलेगा और उसके हिसाब से ये काम चलता रहेगा 10 साल तक। सदर पुलिस ने गांव डबरी राठान में सूने मकान से गैस सिलेंडर चोरी करने के आरोप में 2 युवकों को गिरफ्तार किया है। दिन दहाड़े सूने मकान में घुसकर गैस सिलेंडर चोरी करने के मामले में सदर पुलिस ने सोमवार को 2 युवकों को गिरफ्तार किया है। पूछताछ में आरोपियों ने चोरी करने की बात स्वीकार की है। पुलिस इनसे पूछताछ कर चोरी शुदा गैस सिलेंडर की बरामदी के प्रयास कर रही है। मामले की जांच कर रहे एएसआई ने बताया कि चोरी के आरोप में नीटू पुत्र छिंदर सिंह राय सिख व छिंदू उर्फ सुरेंद्र सिंह पुत्र सरजीत सिंह राय सिख निवासी डबलीवास मौलवी को गिरफ्तार किया गया है। इनमें से छिंदू के खिलाफ पहले से मुकदमे दर्ज होने की जानकारी मिली है। इसके लिए दोनों का आपराधिक रिकॉर्ड खंगाला जा रहा है। अन्य वारदातों के संदर्भ में पूछताछ करने के साथ ही गैस सिलेंडर की बरामदगी के लिए इन्हें रिमांड पर लिया जाएगा। पुलिस के अनुसार आरोपियों ने स्वीकार किया कि चोरी किया गया गैस सिलेंडर उन्होंने कहीं छुपा कर रख दिया। निशानदेही पर गैस सिलेंडर की बरामदगी के प्रयास किए जा रहे हैं। ये दिनांक 10/10/2020 को शाम को 8 बजे डबली का अमरजीत सिंह प्रधान सिंह राय सिंह ने रिपोर्ट दी थी थाने में कि मैं जब आज नर्मद में गया हुआ था तो पीछे से हमारे गांव के को नीटू और छिंदा सिंह है राय सिंह, इन्होंने पीछे से मुझे घर में घुस के सिलेंडर चोरी कर दिया। इस रिपोर्ट पर मैंने उनके बयान लिए हैं, नक्शों का बनाया है और आज सुबह दिन में 10-11 बजे मुलजिमों को मुख्य सूचना पर कस्बा डबली राठान में चौगानी स्टूडियो से गिरफ्तार किया है। इनसे पूछताछ कर रहे हैं अभी, और पूछताछ के अंदर इन्होंने छिंदा सिंह इन्होंने पूर्व में भी मुकदमे स्वीकार किए हैं तथा इस मुकदमे के बारे में भी इन्होंने सिलेंडर खुद के द्वारा चोरी करना स्वीकार किया है। सिलेंडर के बारे में और पूछताछ कर रहे हैं, काम बरामदगी के विषय से इस बारे में इनसे पूछताछ करके जल्दी इसे बरामद कर लेंगे। नो मास्क नो एंट्री मुहिम के तहत नगर परिषद कर्मचारियों ने टाउन स्थित वार्ड संख्या 20 में रैली निकालकर आमजन को कोरोना की गंभीरता के प्रति जागरूक किया। कोरोना की रोकथाम के लिए चलाए जा रहे जन आंदोलन के तहत सोमवार को नगर परिषद टीम ने वार्ड संख्या 19 व 20 में जागरूकता रैली निकाली। इस दौरान आमजन को कोरोना से बचाव के लिए जारी गाइडलाइंस को दर्शाते पंपलेट वितरित किए गए। साथ ही वार्ड में जगह जगह पोस्टर चस्पाकर नगर परिषद कर्मचारियों ने आमजन को कोरोना की गंभीरता के प्रति चेताया। नगर परिषद कर्मचारियों ने बताया कि मौसम में तब्दीली के कारण वर्तमान में कोरोना संक्रमण का खतरा बढ़ गया है। लोगों के मन में कोरोना का भय समाप्त होता जा रहा है। ऐसे में नो मास्क नो एंट्री मुहिम के तहत आमजन को मास्क वितरित कर संक्रमण से बचने का आग्रह किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि कोरोना से लड़ने के लिए अभी तक कोई वैक्सीन नहीं बनी है। ऐसी स्थिति में फिलहाल मास्क ही वैक्सीन का काम करेगा। ऐसे में लोगों से मास्क पहने रखने, समय समय पर हाथ धोने और 2 गज की दूरी बनाए रखने की अपील की जा रही है। आज राज्य सरकार के आदेश अनुसार जिस तरह से हमारा पूरा महीना ये जन आंदोलन के तहत चल रहा है, उसी के संदर्भ में आज वार्ड नंबर 19 और 20 में कोरोना जन जागृति अभियान के तहत मास्क वितरण किया गया है और स्टिकर बांटे जा रहे हैं। और माननीय आयुक्त महोदय और सभापति महोदय का ये भी निर्देश है कि लोगों को जागरूक किया जाए कि नो मास्क नो एंट्री। यदि मास्क नहीं है तो आपको अपने वार्ड में, अपने शहर में एंट्री नहीं करनी। जिन घरों में, जिन परिवारों में इस तरह की कंडीशन है जिनके पास मास्क नहीं है, वो नगर परिषद के द्वारा निःशुल्क वितरित किए जा रहे हैं और लोगों को समझाइश की जा रही है ताकि इस कोरोना जैसी वैश्विक महामारी में हम अपने शहर को सुरक्षित बता सकें। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने फूड ग्रेन मर्चेंट एसोसिएशन धर्मशाला में
स्थानीय व्यापारियों की एक बैठक लेकर नए कृषि अध्यादेशों के बारे में विस्तार से चर्चा की। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने टाउन स्थित फूड एंड मर्चेंट एसोसिएशन धर्मशाला में केंद्र सरकार द्वारा लागू किए गए नए कृषि अध्यादेशों को लेकर व्यापारियों से चर्चा की। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा लाए गए नए कृषि अध्यादेश पिछले महीने संसद में पास हुए हैं, लेकिन तीनों अध्यादेश फरवरी से ही देश भर में लागू हो गए थे। जिस दिन कैबिनेट की मीटिंग में इन अध्यादेशों के बारे में चर्चा हुई थी, तब बैठक में विपक्ष के किसी भी नेता ने अपनी आपत्ति जाहिर नहीं की, लेकिन 6 महीने बीत जाने के बाद विपक्ष इन कृषि अध्यादेशों पर सवाल उठा रहा है। इस दौरान उन्होंने पार्टी की उपलब्धियां गिनाते हुए कहा कि इस देश में 70 साल बीत जाने के बाद भी 16-17% घरों तक ही पीने का पानी पहुंचा है, यानी करीब 18 करोड़ 94 लाख घरों में से केवल करीब 3 करोड़ 23 लाख घरों तक ही पीने का पानी पहुंचा है। वहीं पिछले एक साल में कोरोना जैसी आपदा के बीच भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 2 करोड़ 50 लाख घरों तक पीने का पानी पहुंचाने में सफलता हासिल कर ली गई है। जिस देश का इंडेक्स 17% से नीचे था, उसे 30% तक लाने में भारतीय जनता पार्टी ने सफलता हासिल की है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार जो काम कर रही है, उसकी समीक्षा करने का अधिकार विपक्ष में बैठे नकारात्मक सोच वाले लोगों के लिए नहीं है। उन्होंने कहा कि कोरोना की वैक्सीन को लेकर पूरी दुनिया में 3rd स्टेज पर काम हो रहा है, लेकिन वैक्सीन के साइड इफेक्ट्स 1 या 2 साल बाद क्या होंगे, इसकी गणना और अध्ययन में अभी काफी समय लग सकता है। मुमकिन है कि इस वर्ष के अंत तक दुनिया के किसी न किसी देश में वैक्सीन बना ली जाएगी। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार अनुसंधानकर्ताओं को पूरा सहयोग दे रही है, लेकिन जहाँ भी वैक्सीन बने, भारत में इस वैक्सीन का प्रोडक्शन बड़े स्तर पर किया जाएगा। साथ ही उन्होंने नए कृषि कानूनों के बारे में बोलते हुए कहा कि नए कानून किसानों व व्यापारियों के हित में है। इस संदर्भ में प्रदेश के अन्य इलाकों के व्यापारियों से भी बातचीत की गई है, लेकिन अधिकांश व्यापारियों ने इन कृषि अध्यादेशों का समर्थन किया है। अगर व्यापारी स्टॉक सीमा समाप्त करने की बात कहें तो बड़ा आश्चर्य होता है। इससे व्यापारियों को फायदा हुआ है। अगर कोई व्यापारी प्रोसेसिंग प्लांट के लिए 1 साल का भंडारण करता है तो उसमें कोई परेशानी नहीं है। व्यापारी मंडी से बाहर खरीद करेंगे तो उन पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। मैं एक बात आपके सामने आपसे पूछना चाहूँगा। मुझे जब मैं पिछली सभा में बात कर रहा था, तब भी कहा गया, मुझे यहाँ आकर के कई जानकारी मिली कि यहाँ आपके यहाँ पर किसान को अगर अपना माल लेकर के पंजाब में बेचता है, हरियाणा में बेचता है, कहीं भी लेकर आकर के बेचता है, मंडी वाले यहाँ रोकटोक नहीं करते। मुझे लगता है कि यहाँ की मंडी समिति के अधिकारियों के सामने अगर ये बात की जाएगी, या जो राजस्थान की सरकार जिस तरह से काम कर रही है उसके सामने बात की जाएगी, तो मंडी समिति के चेयरमैन को, मंडी समिति के सेक्रेटरी को निश्चित रूप से नोटिस मिल जाएगी। उसको 17 में नोटिस मिलेगा कि तुम्हारे क्षेत्र के लोग बाहर जाकर के बिना टैक्स अदा किए माल बेच रहे, तुम क्या नहीं ले रहे, तुम क्या कार्रवाई करो। किसान जो है उसके लिए आवश्यक था कि वो नोटिफाई दे देगा अपनी क्रॉप को। हम सब मंडी से जुड़े हुए लोग हैं। मैं एक प्रश्न आपसे पूछना चाहता हूँ। मेरे राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान का किसान जीरा हो गया है। अगर मेरे पश्चिमी राजस्थान के किसान आपके हनुमानगढ़ मंडी में डायरेक्ट जीरा ला करके बेचना चाहे तो क्या वो आप उससे खरीद सकते हैं? जितनी सीमा जो है वो मंडी के नोटिफाई, हम कोई भी व्यापार व्यवसाय करते होंगे या कोई भी करता होगा या किसान बाहर ले जाकर के बेचता होगा, मैं उसमें नहीं जाना चाहता। मैं कानून की परिभाषा में बात करता हूँ। जितना प्रतिबंध किसान के ऊपर था उतना मैं उतने व्यापारी के ऊपर भी था कि वो केवल अपने नोटिफाइड एरिया में ही काम कर सकता था। आज हनुमानगढ़ की मंडी में बैठा हुआ व्यापारी व्यवसायी जो है वो राम सिंहपुर मेरी जो मंडी है, वहां जनरल की मंडी जो मेरी है, सुदर्शन कंपनी मेरे आड़तियां हैं, उनसे अगर माल खरीदना चाहते तो वो सीधा उस एरिया में, मैं अगर यहाँ आकर के बेचना चाहता तो मुझे नहीं बेचना। कानून पर संसद में मुहर जो है बेशक पिछले महीने में लगाई गई, सितंबर के महीने, लेकिन ये देश में कानून ऑर्डिनेंस फरवरी में लागू हो गया। जब फरवरी में ऑर्डिनेंस लागू हुआ था, उस दिन जब कैबिनेट की मीटिंग में इसकी डिस्कशन हुआ था, कैबिनेट में ऑर्डिनेंस पारित करने के लिए, तो मेरे एनडीए के घटक दल की उस समय की सहयोगी और मंत्रिमंडल की सहयोगी आदरणीय हरसिमरत जी मेरे पास में ही बैठी थी। अगर उस दिन उनको ये किसान विरोधी नहीं लगा पे, तो ये चेतना 6 महीने बाद में क्यों जागृत की? उस दिन उन्होंने कोई प्रतिकार नहीं किया। उसके बाद में लगातार 6 महीने तक ऑर्डिनेंस के स्वरूप में आज के इम्प्लीमेंट हो जाने के बाद में वो बात कम से कम 3-4 बार जो है कृषि मंत्री को साथ ले जाकर के लोगों से बातचीत की, वो खुद जाकर के लोगों से समझा रही। अपनी राजनीतिक धरातल को सुदृढ़ करने, बनाने, बिगाड़ने के लिए, बिगड़ती हुई व्यवस्थाओं को वापस सुधारने के लिए इस तरह का राजनीतिक निर्णय लिया गया है, और वो 6 महीने बाद में लिया गया है। ये अपने आप में स्पष्ट है कि किस दबाव के चलते उन्होंने ऐसा निर्णय लिया है। अगर उनको इस बात से कोई कष्ट था तो पहले दिन इस बात का निर्णय हो सकता था। क्या वो काला कानून उस दिन उन्होंने नहीं पढ़ा था? क्या उन्होंने उस दिन जो है उसके बारे में, जिसको आज वो काला बता रहे हैं, उस दिन उसके बारे में उन्होंने विचार नहीं किया था?
6 महीने तो क्यों करके वो बार बार जाकर के उनको समझा रहे थे? ये अपनी राजनीतिक खोती हुई राजनीति को, जगमगाती हुई राजनीति को बचाने के लिए उन्होंने निर्णय किया। उनका निर्णय उनको मुबारक। ऐसा नहीं है, आप एक बार ठीक से अपने आप को करेक्ट करिए। भारत में जो MSP पर खरीद होती है वो एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के तहत होती है, और एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के तहत जो खरीदारी होती है उस खरीदारी को भी 50% जो है लागत में 50% लाभकारी मूल्य के साथ मिले। ये रिकमेंडेशन स्वामीनाथन साहब ने की थी, अलॉन्ग विद ऑल रिकमेंडेशन, आखिरी रिकमेंडेशन थी। इसको माननीय मोदी जी की सरकार ने इंश्योर भी किया और प्रोक्योरमेंट को भी 43% ग्रोथ, ओवरऑल ग्रोथ की। ये प्रश्न खड़ा करना कि इसको इस कानून में आपने इसके बारे में उल्लेख क्यों नहीं किया, जिस कानून का MSP से कोई लेना देना नहीं है, उस कानून को में MSP का उल्लेख कैसे कर किया जा सकता है? हमने मंडियों में जो व्यापार होता है वो व्यापार करने, मंडियों में बेचने के लिए जो किसान की मजबूरी है उसको समाप्त करने के लिए और जो कानून बनाया, उस कानून में MSP बीच में कहाँ से आया? इर्रिलेवेंट चीजें, उनको डॉट को कनेक्ट करने की कोशिश कौन लोग कर रहे हैं? वो ये लोग कर रहे हैं जिनकी राजनीतिक जाजम जो है जनता ने समेट दी। ऐसे लोग जो है ऐसा प्रयास कर रहे हैं और वो लोग कभी सफल हो नहीं पाएंगे। तो जब ये मुझे लगता है कि एडमिनिस्ट्रेटिव व्यवस्था उस समय जब बनी थी, जिन्होंने बनाई थी, लेकिन वो भारत सरकार के अधीन है। ऐसा नहीं है कि उसके जल के जो बंटवारा राज्यों के बीच में होता है या राज्यों को जो शेयर मिलता है या ओपनिंग होती है उसको लेकर के हमारी कोई से नहीं है। मुझे लगता है कि ये सामूहिक उत्तरदायित्व की सरकार है, इसमें इस तरह का प्रश्न करने की तो कोई गुंजाइश भी नहीं। देखिए, मैं किसी भी घटना को जिसमें किसी महिला के साथ में अपमान हुआ हो, कुछ अत्याचार हुआ हो, किसी छोटी बच्ची के साथ में कोई दुराचार हुआ हो, उसको कोई जस्टिफाई नहीं कर सकता, कोई उसका समर्थन नहीं कर सकता। लेकिन मैं उस पर इसलिए टिप्पणी नहीं करना चाहता कि केंद्र सरकार की एजेंसी उसके ऊपर जांच कर रही है, इसलिए मैं सरकार का प्रतिनिधि होने के नाते मुझे टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। लेकिन इस तरह की सेलेक्टिव पॉलिटिक्स क्यों? जो लोग हाथरस में इतना हाहाकार मचा रहे हैं, उन लोगों को राजस्थान में अलवर में हुई घटना नहीं दिखाई दी, उनको बारां में नहीं दिखाई दी, उनको जो है लोहावट में, जोधपुर में 16 साल की बच्ची के साथ में गैंगरेप हुआ वो नहीं दिखाई दिया, उनको बाड़मेर में बच्ची के साथ में गैंगरेप हुआ वो नहीं दिखाई दिया। राजस्थान के में कितने जो है इस तरह के बलात्कार के मुकदमे दर्ज हुए वो दर्ज दिखाई नहीं दिए। पालघर में ये जो कैंडल मार्च करने वाले तथाकथित गांधीवादी जो अपने आप को कहते हैं स्यूडो गांधीवादी, वो लोग जो है कैंडल लेकर के वहाँ पालघर में जो 2 साधु जला दिए गए, वहाँ पीट करके मार दिए गए थे। आप सबने वीडियो देखा होगा। तब उनके दिल पे कोई जो है दर्द क्यों नहीं पैदा हुआ, या करौली में दर्द क्यों नहीं पैदा हुआ? मित्र, ऐसा है कि ये जो सेलेक्टिव राजनीति करने वाले लोग हैं, जिनको सिर्फ जो देखना चाहते हैं वही देखें, ये युग अब समाप्त हो गया कि अपने घर की लड़ाई धनी लुगाई लड़ें और दोस्त पड़ोसी को दें। मुझे लगता है कि उसमें कहीं कोई सार तत्व है नहीं। जहां तक मेरे काम का विषय, 2019 में लाल किले के प्राचीर पर खड़े होकर के माननीय मोदी जी ने इस बात की घोषणा की थी कि देश में 70 साल बीत जाने के बाद में भी अभी तक केवल 16-17% घरों तक पीने का पानी पहुंचा है। केवल 16-17% तक 18 करोड़ 94 लाख घरों में से केवल 3 करोड़ 23 लाख घर तक पहुंचा है। पिछले 1 साल में कोरोना की इतनी बड़ी आपदा होने के बाद में भी 2 करोड़ 50 लाख घरों तक पानी पहुंचाने में 1 साल में माननीय मोदी जी के नेतृत्व में हमने सफलता प्राप्त की। जिस देश का इंडेक्स 17% के नीचे था, उसको 30% तक ले जाने में हमने सफलता प्राप्त की। इसलिए गजेंद्र सिंह जो काम करता है या मोदी जी की सरकार काम करता है, उसकी समीक्षा का अधिकार मुझे लगता है कि ऐसे लोग जो देश को बांटने और देश को बरगलाने की राजनीति करते हैं उनको शायद नहीं है। और दूसरा विषय कि अपनी लड़ाई में मेरा नाम घसीटना, अपने गिरेबान में झांक करके देखिए, उन्होंने कहा था कि बाउंसर लगा रखे हैं, उनके मोबाइल कब्जे कर रखे हैं। फिर वो प्रियंका गांधी से मिलने गए थे, वो बाउंसर सब कहां चले गए? और अगर अपने ही घर में इतनी सुरक्षा थी तो क्यों करके आप होटल में बंद होकर के 1.5 महीने तक वहां जो राजनीति का खेल खेल रहे थे? आप माननीय अमित शाह जी को, माननीय प्रधानमंत्री जी को गाली दे रहे थे। फिर बाद में वही सारे लोगों ने, किसी ने आकर के, जो 19 लोग थे उनमें से किसी ने तो आकर के कहा होगा कि हमको जबरदस्ती बंधक बना करके रखा गया। उन्होंने तो सबने कहा कि हम अपनी इच्छा से गए थे
हम अपनी इच्छा हमारे नेतृत्व को बात बताने के लिए गए थे, जिस दिन हमसे सुना उस दिन सुन के आ गए। अब उसमें बीजेपी कहां से आ गई? ऐसे झूठे ऑडियोज बना करके एसओजी में राष्ट्रद्रोह का मुकदमा दर्ज किया जाता है और 10 दिन बाद ताबड़तोड़ पुलिस भेजी जाती है। पुलिस जाकर के मानेसर में छापा मारती है। पुलिस आकर के रात को 1 बजे मेरे घर पे ऑडियो रिकॉर्डिंग करने के लिए आती है, जिनको सिक्योरिटी परमिशन नहीं देती, और 10 दिन बाद में वो कहते हैं कि ये तो हमने गलती से दर्ज कर लिया। वो उस मुकदमे को विड्रॉ करते हैं। मैं तो पूछता हूं, मैं तो आपसे निवेदन करूंगा कि अपने जो है जब कभी वो मित्र आपके यहाँ पर आए उनसे जरूर ये प्रश्न पूछिएगा कि आप उल्टे पांव बरेली को उल्टे पांव लेकर के भागे क्यों। और आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होता हूं नए समाचारों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।